हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उन लोगों को वीडियो पहुँच जाए जो लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं कि एक पासा मतलब डाइस जो होता है पासा के विपरीत फलकों की संख्याओं का जो योगफल है वो कितना होता है हमारा 7 होता है। कि इधर से और उधर से मिलाकर कितना होता है हमारा 7 होता है विपरीत योगफल। तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो पासा हमारा होता है उसका जो होता है कह रहे हैं कि जो पासा एक पासा जो विपरीत डाइस होता है पासा होता है तो उसका जो होता है विपरीत होता है। एक का विपरीत हमारा हमेशा 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। और 5 का विपरीत कितना होता है 2 होता है। और इसी तरीके से 4 का विपरीत जो होता है वो कितना होता है 3 होता है। अब इन्हीं को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो 1 और +6 जो होता है हमारा कितना हो जाता है 7 हो जाता है। और 5 और 2 कितना हो जाता है हमारा यहाँ पे भी 7 हो जाता है। और 4 + 3 हमारा कितना हो जाता है =7 हो जाता है। तो कह रहे हैं एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है। तो हमारा कौन सा पासा सही होगा। तो हमारा जो पासा है वो पासा नंबर बी सही होगा। कैसे सही होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है अभी हमने आपको रूल्स बता दिया था। तो कैसा था इस यहाँ पे एक का विपरीत कितना है 6। अभी बताया था हमने एक का विपरीत 6 होगा। अगर हम इनको टोटल कर देते तो हमारा 7 होगा। 2 का विपरीत कितना होगा 5 होगा। ठीक। तो इनको टोटल करते हैं तो भी 7 आता है। और 4 का विपरीत कितना होगा 3। इनको टोटल करेंगे तो भी 7 आएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। सवाल को जब हल करना है उसमें क्या शामिल। तो उसमें क्रियाकलाप आधारित उपागम शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान। जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं हमारी छोटी 1st टू 5th क्लास प्राथमिक कक्षाओं में जो हम आकार मतलब शेप है या फिर स्थान स्पेस की समझ को विकसित करने के लिए बच्चों में स्थान और आकार की समझ को विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाए। यहाँ पे जो कार्य दिए हैं वो क्रम से नहीं लगाए, उनको हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले 2D आकारों को छांटते हैं। 2D आकार बहुत सारी आकृतियां दे दी। उसमें से हमने बच्चों से क्या कि आप जो लोग हैं कि इसमें जो है 2D आकार जो 2D शेप कौन से होते हैं जिसमें लंबाई होती है सिर्फ और उसकी चौड़ाई दी जो होती है लेंथ और विड्थ दी होती है तो वो हमारे 2D शेप कहलाते हैं। तो हमें बच्चों से क्या करना है कि आप लोग 2D शेप को सबसे पहले छाटें। तो सब बच्चे जो है सबसे पहले एक नंबर पे क्या करेंगे 2D शेप को छाटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2D शेप छाटने के बाद फिर 2D आकार जो 2D शेप उन्होंने छाटे हैं जैसे कि ये हमारा स्क्वायर है यहाँ पे ये 2D है तो इसको उन्होंने छाटा है। तो 2D आकारों की भुजाओं अब ये क्या है इसकी भुजाओं। ठीक है। नेक्स्ट पे क्या करेंगे 2 पे भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना कि इसकी एक ये दे दिया। ठीक है। एक यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया तो इनकी भुजाओं को शीर्षों को मिलान करना कि इनकी में कितनी भुजाएं हैं और इनमें कितनी भुजाएं क्योंकि इसमें 4 है इसमें 3 है तो विशेषताओं का मिलान करेंगे। यही विशेषता है कि इसमें 4 है और इसमें 3 भुजाएं। फिर उसके बाद हमारा क्या है उसके बाद तीसरे पे हमारा क्या है हमारा यहाँ पे हम करेंगे 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकर्णों की गणना करना। तो क्या करेंगे गणना करेंगे तो इसमें कितनी है 2D जो आकार है इसमें भुजाएं कितनी इसमें 4 है इसमें 3 है तो इनकी गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे। गणना पहले करेंगे पहले हम उनको काउंट कर लेंगे फिर उनको बताएंगे इसमें 3 है इसमें 4 है। फिर उसके बाद जो लास्ट है हमारा क्या है फिर 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करें। फिर जो 2D आकार है इनकी विशेषताओं का जो इनकी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका सहज बुद्धि से वर्णन करना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो आएगा तो सबसे पहले जो हमारा आएगा आंसर हमारा ए होगा। तो सबसे पहले हमारा सी आएगा। ठीक है। सी 2D आकार को छाटेंगे। फिर हमारा क्या आएगा ए क्या है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करना। फिर उसके बाद हमारा डी आ जाएगा विभिन्न 2D आकारों। तो हमारा क्या है ए आ जाएगा। फिर हमारा सी आएगा। ठीक है। आंसर जो है हमारा ए होगा। तो ए फिर CADB क्या होगा हमारा CADB। तो सबसे पहले आकारों को छाटेंगे फिर हमारा ए आएगा 2D आकारों की भुजाओं शीर्षकों का अवलोकन करते हैं उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। फिर क्या करेंगे उनकी जो विशेषताएं हैं जो आकार की भुजाएं हैं जो लाइन्स हैं इनका भुजाओं शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा जो आएगा वो हमारा क्या है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
कि कह रहे हैं कि जो गणित यानी कि मैथ्स में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण जो है वो क्यों किया जाता है। एक तो हम बता दे रहे हैं आपको, निदानात्मक परीक्षण जब बच्चे को कहीं पे कठिनाई होती है, 10 बच्चों को पढ़ाया, उनको समझ में आ गया, लेकिन 2-3 बच्चे हैं उसमें, उनमें से 2-3 बच्चों को नहीं समझ में आया, तो मतलब इनमें कुछ ऐसी कमी है जो उनको समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो निदानात्मक जो परीक्षण, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम बच्चों का निदानात्मक परीक्षण करने का जो उद्देश्य है उसको क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना कि जो बच्चों को हमने पढ़ाया है क्या उनको समझ में आया भी है या नहीं आया। इसमें बच्चों ने जिस प्रकार से प्रश्नों को समझा है, जो बच्चों को प्रश्न बताए हैं उन्होंने जिस प्रकार से समझा है उनमें कोई पद छूट तो नहीं गया है। तो इसके बारे में निदानात्मक परीक्षण का किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जब राजन के सामने, कह रहे हैं कि लड़का है राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्रायः पूछता है, अपने टीचर से प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या फिर घटाना करूं। तो उसके सामने एक यहाँ पे जो है जमा करूं या फिर घटाना करूं, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न जो बताते हैं कि जो राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। क्या है, जो राजन है वो क्या करता है, संख्याओं को नहीं समझता है, क्योंकि वो शब्दों में बता रहे हैं तो शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो नहीं समझ पाता है। वरना इस तरीके से एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, तो उसे तो वो समझ लेता है। लेकिन क्या है, बच्चा जो होता है राजन, जब वो जमा करूं या फिर घटाना करूं, मैं गुणा करूं या भाग करूं, तो वो ये नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समचतुर्भुज, कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की जो लंबाई है, विकर्णों की जो लंबाई, एक समचतुर्भुज है उसमें जो विकर्णों की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप बताना होगा। क्या बताना होगा, परिमाप बताना होगा। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले परिमाप अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं भुजा का। किसका लगाते हैं, भुजा। परिमाप निकालने इससे पहले हम निकालेंगे भुजा। परिमाप निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा का फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू √ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये हमारा परिमाप का फॉर्मूला होता है, सॉरी भुजा का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इस भुजा के फॉर्मूला, सबसे पहले भुजा निकालेंगे फिर परिमाप निकालेंगे। तो ये हमारा भुजा का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इसका भुजा का फॉर्मूला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू, जो हमारी यहाँ पे दे रखी है तो 8 सेंटीमीटर दे रखी, तो √ तो d1 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, d1 स्क्वायर। तो d1 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 8, ठीक है, यहाँ पे d, तो 8 का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होएगा, जब हम इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने भुजा निकालने के लिए तो 1/2, फिर हमने यहाँ पे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d2 स्क्वायर निकाला था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1/2 √ d1 हमारा था 8 स्क्वायर प्लस d2 था हमारा 6 स्क्वायर। क्या था, 6 स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, इसे 1/2 √ कितना है, 8 जो है वो किसका स्क्वायर है, हमारा 64 का है, ठीक है, प्लस और 6 जो है हमारा 36 का है स्क्वायर। अब फिर हम क्या करें, इन दोनों को 1/2, इन दोनों को जब √ में ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 को हम बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 100 को बाहर निकालेंगे इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना, 100, तो हमारा ये 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 बाहर निकल जाएगा, √ हट जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो हमारी भुजा जो निकलेगी, भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पे जो भुजा है, क्या है, भुजा, तो जो भुजा है वो हमारी कितनी है, 5 निकल गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला जो होता है, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला होगा 4 × भुजा, क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला परिमाप का। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारे क्या करें, परिमाप निकालने के लिए तो हमें क्या है, परिमाप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भुजा। तो यहाँ पे हमारी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने भुजा निकाली थी 5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 20।
आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहने के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की अवधारणा से, क्षेत्रफल मतलब एरिया की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक जो है वो शुरुआत कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो शिक्षक क्या करेगा? हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। हथेली से करेगा, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। यानी कि हथेली से नाप ले, कोई वस्तु है उसको हथेली से नाप लिया, या फिर पत्ते से नाप लिया, या पेंसिल से नाप लिया, या फिर नोटबुक आदि से उसकी क्या कर दूसरी तो हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की अवधारणा से। तो क्या हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से, इन सब चीज़ों की सहायता से हम क्या करें? किसी आकृति, दूसरी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना कि इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका एरिया इतना है। तो इसके बारे में हम बताते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो हम टीचर को चाहिए कि उसके जो दैनिक जीवन में वस्तुएं जो उपयोग में आ रही हैं तो उसको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? हमारा जो एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। कहने के एनसीएफ 2005 जो मानता है गणित में सोचने मतलब सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। तो किसमें निहित है? हमारा आंकिक प्रश्न, जो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। तो ये क्या है? निहित है। तो क्या करना चाहिए? आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को सूत्र, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सूत्र याद करना। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, बच्चे जो होते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या है? सूत्र याद करना सोच एवं तर्क के लिए एक निश्चित तरीका नहीं है। तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना, तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कह रहे हैं कि एक शिक्षक कक्षा में कहता है, एक इतना एक रेक्टेंगुलर दे दिया पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है कि इस तरीके का एक दे दिया, इसमें कहता है कि 8 हिस्से करो, इसके निरूपित करने के लिए कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? तो एक तो बच्चा जो है इसके जो है इस तरीके से कर देगा, ठीक है। एक बच्चा जो इसको इस तरीके से 8 भागों में डिवाइड कर देगा, दूसरा बच्चा इसको इस तरीके से डिवाइड कर देगा, तीसरा बच्चा इसको इस तरीके से। सब क्या है हमारे? तो इसमें ये बच्चा भी 8 डिवाइड कर देगा, ये बच्चा भी क्या कर इसको 8 भागों में डिवाइड कर देगा, ये बच्चा भी। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पर एक मान लो बच्चा, तो उसने यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने होंगे? 7 हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या है? ये 8 को निरूपित नहीं करता। तो किसी भी वस्तु को 1 और 8 में निरूपित करने के लिए उसको क्या करता है? बराबर भागों में बांटना पड़ता है। तो इसके भी बराबर भाग हैं, इसके भी बराबर भाग हैं, इसके भी बराबर भाग हैं, लेकिन इसके क्या है? बराबर भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आंसर हमारा क्या होगा? हमारा सी। तो ये हमारा गलत है। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि जो ये संख्या है इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको क्या पढ़ा जाएगा कि हमारा वंस, इसको हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पे हमारा लाख में आ जाएगा। तो हमारा क्या है? 4,07,928। तो 4,07,928 पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पेपर की अच्छे से कंटिन्यू तैयारी कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।